हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। और आज ये लास्ट फोर्थ एंड फाइनल पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक आपने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिया मैनेजमेंट में। सो आपने पढ़ा मैनेजमेंट किसे कहते हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें आपने मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन पढ़ा था। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर है क्या। जैसा आपने मैनेजमेंट में देखा, मैनेजमेंट का जो मेन एम था, है ना, वो क्या था कि मैनेजमेंट वाज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट को बोला गया था ना गोल ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पे ध्यान दो कि ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल ओरिएंटेड आखिर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि उसे 30% अपने सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है। अब इस 30% सेल्स को अगर इसे इंक्रीज करना है, इसका ये गोल हो गया। ये गोल को कंप्लीट कौन करेगा? इस गोल को कंप्लीट करेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक बात और आपने देखा था कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं है ना, मैनेजमेंट एक कोई पर्सन नहीं है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। एक्टिविटी को कहा जाता है। ठीक है। मैनेजमेंट को, इस एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, लेवल्स में बांट दिया गया है। ठीक है। 3 लेवल्स में, जिसको बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसमें बनाया गया है कि ऑथोरिटी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑथोरिटी का मतलब क्या हो जाता है? पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है। डिसीजन लेने का जो आपका पावर है वो हो गया ऑथोरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को करने का जो दायित्व है वो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा जो ऑथोरिटी है वो टॉप टू बॉटम जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाएगा। इस फिगर में आप देखो कि इसमें 3 लेवल है और वर्कफोर्स फिर नीचे है। वर्कफोर्स का मतलब क्या? एक्चुअल जो वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये पेन की फैक्ट्री है, पेन को प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी वर्कर्स होंगे, है ना, वर्कर्स पेन को बनाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट क्या करेगा? हर एक मैनेजमेंट का अपना अपना काम है, और उसमें कुछ जो लोग हैं, जो पोस्ट है ना, वो भी डिफाइन किया गया है। आप इस फिगर में आप देख सकते हो कुछ पोस्ट भी डिफाइंड आपको दिए हुए, जो आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ईच परफॉर्मिंग द जॉब असाइंड टू हिम by his superior. To be able to fulfill the job assigned, they are given necessary amount of authority or the right to take decision. This authority responsibility relationship between superior and the subordinate give rise to different level of organization, which is known as level of management or hierarchy of management. यही था। आगे अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसे हम लोग कहेंगे। टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट किसे कहते हैं और क्या काम इसका होता है? टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट हायर लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की में सबसे हायर लेवल जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसमें कौन कौन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये पोस्ट का नाम दिया हुआ रहता है और फिर आपको बताने होते हैं कि कौन सा मैनेजमेंट है, कौन से लेवल का मैनेजमेंट है, और उसके कुछ फंक्शंस आपको बताने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं। जैसे चेयरपर्सन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिस ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और इक्विवेलेंट एंड देयर टीम। ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट में आ गया। इसका काम क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, टू डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय के लिए अगर हमें ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करती है। जैसे आज हमने एक बिजनेस सेटअप किया है, हम अपने बिजनेस को आगे की 5 सालों में या 10 सालों में किस तरह से देखना चाहते हैं। आज अगर कोई पॉलिसी प्लान अगर बनाएंगे, वो कैसे हमें लंबे समय तक फायदा देगा, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, डेवलप करना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। सेकेंड इज फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज को फ्रेम करना,
ठीक है। जैसे अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये जितने भी गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या करती है, शो करती है, फ्रेम करती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किस चीज का? दे ऑर्गेनाइज द बिजनेस इनटू वेरियस सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया जाता है अलग अलग सेक्शंस में, स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं, अब जैसे आप घर बनवा रहे हैं, सो घर बनवा रहे हो, सो आप ऑर्गेनाइज करोगे ना, कि आप जैसे तैसे रूम नहीं बना दोगे कि हाँ यहाँ एक रूम होगा वहाँ एक रूम होगा, आप डिजाइन करोगे, ठीक है, कि इस तरह से रास्ता आना चाहिए, यहाँ से सीढ़ी होना चाहिए, है ना, यहाँ हमारा ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पूजा रूम होना चाहिए, आप डिजाइन करोगे, वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाओगे पहले, ठीक है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाती है कि अच्छा हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं किस किस पार्ट में, सो प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, एचआर में, है ना, फाइनेंस में, इस तरह से। अब इस डिपार्टमेंट का ये हेड होगा, इस डिपार्टमेंट का ये हेड होगा, उसके अंडर ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज आएंगे, ये काम करेंगे, यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट है की अपॉइंटमेंट। की अपॉइंटमेंट आगे जो आप देखोगे कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो भी टॉप ऑफिशियल्स होंगे उसका जो अपॉइंटमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसे कहेंगे? सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि ये लिंक कर रहा है टॉप और बॉटम को, है ना, टॉप लेवल को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है। दे आर मेनली नोन एज डिविजनल हेड। टॉप लेवल मैनेजमेंट में इन्हें अधिकतर डिविजनल हेड कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक फाइनेंस मैनेजर। इसमें कौन कौन से होंगे, फिर उसी तरह से आपको हर एक में जो पोस्ट होंगे वो ध्यान में रखने, ठीक है। जैसे फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशनल मैनेजर, इस तरह से जो होंगे। जनरली आप इसको देख सकते हो ना, इसे डिपार्टमेंटल डिविजनल हेड्स भी कहा गया ना, सो इसीलिए कहा गया कि हर एक डिवीजन का हेड, जो मार्केटिंग है मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस का है फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन का है प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये सभी इसमें आ गया, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनाना, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करना। अब हर एक डिपार्टमेंट है, जैसे आप देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि उसे किस तरह से काम करना है। अब देखो हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो लिंक होगा ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ऑर्गेनाइजेशन से हटके कोई अपना ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंटल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट्स का वो क्या करेंगे, देख रेख करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन करना। ड्यूटीज किसको असाइन करना? सो इट असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल। सो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ड्यूटीज असाइन करने का काम इनका होता है। फिर लिंक, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा, इट लिंक टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। कम्युनिकेशन, इट कम्युनिकेट ऑर्डर डिसीजन डाउनवर्ड एंड कैरीज द प्रॉब्लम सजेशन अपवर्ड। ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे जो ऑर्डर है, डिसीजन है, वो पास ऑन कर रहा है, और नीचे से जो भी प्रॉब्लम है या सजेशन है वो ऊपर पास ऑन कर रहा है। फिर कोऑर्डिनेशन, इट डेवलप इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब आ जाते हैं लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। So bottom level of management is considered as operative management. They are first line manager. ये सब नाम ध्यान में रखना है, first line managers, ठीक है, who oversee the efforts of workforce and actually carry out the operational work in an organization. इसमें होंगे कौन कौन? So इसमें होंगे foreman, inspector, supervisors. काम क्या क्या होगा इनका? सो इट लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड वर्कफोर्स। तो स्टार्टिंग वाले फिगर में आपने देखा था कि लोअर लेवल के नीचे वर्कफोर्स, एक्चुअल वर्कफोर्स लोअर लेवल के नीचे होता है। सो वर्कफोर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को लिंक करने का काम लो लेवल मैनेजमेंट करती है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, जो भी आउटपुट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, उसके क्वालिटी को मेंटेन करने का काम इनका है। फिर है एक्ट एज अ गाइड टू वर्कर, वर्कर को गाइड कर रही है ये किस तरह से काम करना है, डायरेक्शंस प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्ट एज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन होते हैं कि जो देखते हैं,
है ना, वो नजर रखते हैं कि वो काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम भी लो लेवल मैनेजमेंट का है। जैसे टॉप लेवल के द्वारा सेट किया गया है कि वर्क प्लेस में, है ना, स्मोकिंग नहीं होगा, है ना, स्मोकिंग करना बैन है वर्क प्लेस में, ठीक है। सो अब इस डिसिप्लिन को लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी इसका ध्यान रखा जाएगा, वो लो लेवल मैनेजमेंट करेंगे, डिसिप्लिन का ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेफ्टी, टू अडॉप्ट सफिशिएंट सेफ्टी मेजर्स इन द वर्क प्लेस। सो वर्क प्लेस में जो सेफ्टी मेजर्स होगा उसका ध्यान लो लेवल मैनेजमेंट रखेगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम जो वर्कर्स है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनके फील्ड में, वर्क प्लेस पे, ये इनका काम। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर एक जो टॉपिक आप देख रहे हो इसका अलग अलग चैप्टर्स आगे आने वाला है। सो जो इसके फंक्शन है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है ना, ये सभी चीजें। सो पहला जो फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले जब हम सोचते हैं कि हमें काम क्या करना है, कब करना है ना, कौन इस काम को करने वाला है, सो ये सब प्लानिंग का पार्ट है। सो प्लानिंग ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहाँ है और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, सो उसके बीच का जो गैप है वो प्लानिंग ही दूर करता है, ठीक है। जैसे आज अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको फ्लाइट पकड़ने है, ठीक है, एयरपोर्ट आपको जाना है, आप अपने घर में हो। सो अब आप प्लान करोगे, क्या प्लान करोगे कि कितने समय में, कितने बजे निकलना है, कितना सामान लेके निकलना है, कौन से रूट से जाना है, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है ना, कि हम समय पे यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। सो ये भी प्लानिंग हो गया। सो उसी तरह से बेसिकली प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। सो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मैनेजमेंट का जो पहला काम होता है वो प्लानिंग होता है ना, कि हमें काम कैसे करना है, पूरा ब्लूप्रिंट हमारा डिसाइड होगा प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे हमने प्लान तो कर लिया, ठीक है, हमने प्लान कर लिया, बहुत सारी चीजों को हमने प्लान कर लिया कि हमें सेल्स बढ़ाना है तो इस तरह से काम करेंगे, ये काम होगा, ये टाइम पे ये काम ये आदमी करेगा, ये काम ये आदमी करेगा, इस तरह से हमने डिजाइन कर लिया उस चीजों को। अब सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? तो आफ्टर डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द सेम। अब हमें देखना है कि हमने प्लान तो कर लिया है, अब ये अचीव कैसे होगा, इसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना भी ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में और भी चीजें हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द वेरियस एक्टिविटीज, involves identifying the various activities, assigning duties to the individuals, establishment authority responsibility relationship, and allocating resources to carry out a specific plan for the achievement of organizational goals। अब ये आखिर क्या है, इसके बारे में आप समझो। सो अब जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है ना, बी इट वो किसी का शादी हो, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी आप एक सोच लो अपने दिमाग में। सो आपने सबसे पहले प्लान किया है ना कि एक पार्टी करना है, ठीक है। अब ये पार्टी देना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को आपने डिसाइड किया है ना, कि यहाँ यहाँ ये करेंगे, यहाँ कम्युनिटी हॉल में ये बुक कर लेंगे, ये सभी चीज़ें आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। आपने हर एक चीज़ डिसाइड कर लिया, मेन्यू तक आपने डिसाइड कर लिया, दैट इज प्लानिंग। किसको इनवाइट करना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया, दैट इज प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में कि इतना बड़ा जो काम है, अगर हम बड़ी लेवल पे अगर पार्टी कर रहे हैं, सो हमें रिसोर्सेज तो लगेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे अलग अलग एक्टिविटीज को, है ना, कि काम क्या क्या है पहले ये देख लो। सो काम है हमारा किस चीजों से रिलेटेड? सो काम है हमारा फूड यानी कैटरिंग से रिलेटेड काम होगा, डेकोरेशन से रिलेटेड काम होगा, गेस्ट को हमें इनवाइट करना होगा उससे रिलेटेड काम होगा, और क्या क्या काम होगा? सो हमारा फिर लाइटिंग से रिलेटेड काम होगा, है ना, अगर डीजे चाहिए तो डीजे से भी रिलेटेड काम होगा। सो मल्टीपल काम हो गया ना, एक पार्टी में तो बहुत सारे काम आपको आ जाएंगे। सो अब इस तरह से आपने एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया।
सो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या क्या सब काम अकेले कर लोगे? सो उसे तो मैनेजमेंट कहते नहीं है। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सो अब यहाँ पे क्या आ गया? असाइनिंग असाइनिंग ड्यूटीज टू द इंडिविजुअल्स। अब हमें ड्यूटीज असाइन करना है, काम को सौंपना है ना, अलग अलग को। तो अब जैसे आपने फूड का आपने देखा, तो खुद से सब काम तो कर नहीं पाओगे, है ना। आप सोचोगे कि 500 लोगों के लिए मैं खुद अकेला खाना बना लूं तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं। ठीक है। सो आप क्या करोगे? जो एक्सपर्ट होगा उसे आप ये काम दे दोगे। उसी तरह से जो सामान खरीदने का जो काम होगा, डेकोरेशन होगा, लाइटिंग होगा, हर एक जो है होगा एक्सपर्ट को आप असाइन करना चाहोगे। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, किसको किसके पास क्या डिसीजन है, ये सब आप डिजाइन कर लोगे, है ना। कि फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसको काम सौंप दिया गया है, उससे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी होगा उसे ही पूरा करना होगा, और ऑथोरिटी भी उससे रिलेटेड आपने उसको सौंप दिया। ठीक है। नेक्स्ट, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब इसके लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो सब एलोकेट करवाना होगा। सो ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग होगा। अब इसे आप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से भी देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम है, आइडेंटिफाई कर लेना, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप देना, ड्यूटीज को असाइन कर लेना, है ना, फिर रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये सब हो गया। नेक्स्ट है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग का मतलब क्या है? अब इस काम को करेगा कौन? अभी तो ड्यूटीज असाइन हो रहे थे, है ना, पोस्ट का डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पे काम को करेगा कौन? सो स्टाफिंग का मतलब क्या हो जाता है? पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, फाइंडिंग राइट मैन एंड प्लेसिंग हिम टू द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। सो हमें काम को, एक्सपर्ट को ही, जो राइट पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो एक्सपर्ट है, जो स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड में, उसी को वो काम हमें क्या करना है? सौंपना है। सो फाइंडिंग राइट पर्सन, है ना, एंड प्लेसिंग हिम टू द राइट जॉब, जो उससे उसके फील्ड से रिलेटेड है। अब फूड वाला काम आप लाइटिंग वाले से आप नहीं करवा सकते हो, लाइटिंग वाला काम आप फूड वाले से नहीं करवा सकते हो। सो ये आपको स्पेशलिस्ट पर्सन को चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और फिर उससे उसको वही काम आपको सौंपना होगा। दैट इज स्टाफिंग। सो इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सो ये काफी बड़ा बड़ा टॉपिक है, ये सब हमारा स्टाफिंग वाले चैप्टर में रहेगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना, या में जो बेटर एम्प्लॉयज है उसे सर्च करना। फिर सिलेक्शन का मतलब, अब सर्च तो हमने कर लिया, बहुत सारे लोग आ गए, उसमें से चुनना जो बेस्ट है, फिर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, है ना। डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना डेवलपमेंट के लिए, उसके काम करना, और फिर उसे अपॉइंट करना एज एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग किसे कहेंगे? सो डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? It refers to guiding, instructing, inspiring, and motivating the employees to perform the job efficiently in order to achieve organizational goals. It helps to convert plans into action. So अब देखो कि एक्शन का बात किया गया, है ना। तो आपने मूवीज में देखा होगा कि डायरेक्टर होता है ना। डायरेक्टर का जो फेमस डायलॉग है वो क्या होता है? लाइट्स कैमरा एक्शन। सो एक्शन का ही यहाँ पे हमें काम है, यानी कि डायरेक्टर ही एक्शन स्टार्ट करवाता है। यानी उससे पहले सब कुछ प्लान हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो एक्शन कब स्टार्ट होगा? डायरेक्टर से ही। सो ये डायरेक्टिंग, उसी तरह से याद रखना है कि डायरेक्टिंग वाले फंक्शन से ही एक्चुअल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ डायरेक्टिंग में होगा क्या? कि एम्प्लॉयज को गाइड किया जाएगा कि आपको क्या काम करने, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसे इंस्पायर किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि आप अच्छे से इस काम को कर पाए, कम्युनिकेट किया जाएगा उसे प्रॉपरली कि क्या काम करने हैं, किस तरह से काम करने हैं, ये सब डायरेक्टिंग में आ गया। ठीक है। और मेन आपको यही देखना है कि डायरेक्टिंग से ही एक्चुअल एक्शन स्टार्ट होता है, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट डायरेक्टिंग से ही किया जाता है। और लास्ट है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग, यहाँ पे कंट्रोलिंग ध्यान से देखना है। कंट्रोलिंग का मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब किसी को कंट्रोल करना, नहीं। सो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें होता क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है। जैसे आपने एक्चुअल में स्टैंडर्ड एक अपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 30 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है। और एक घंटे में प्रोडक्शन हो रहा है 23 यूनिट्स। सो लैकिंग कितना हो रहा है? 23 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन है,
एक्चुअल प्रोडक्शन है 23 यूनिट्स और 30 यूनिट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि 30 यूनिट्स इतने होने चाहिए और एक्चुअल हुआ है इतना। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, इसी दोनों में गैप देखता है, डिफरेंस देखता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से और देखता है कि कोई डेविएशन आ रहा है क्या। सो इसमें एग्जांपल में आप देखो कि डेविएशन आ रहा है 7 यूनिट्स का। सो कंट्रोलिंग ये देखेगा कि डेविएशन आ रहा है, अगर डेविएशन आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है और उसे करेक्ट करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, सो ये कंट्रोलिंग हो गया, यानी कि ये मॉनिटरिंग प्रोसेस है, टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इसी में कोऑर्डिनेशन में भी कुछ टॉपिक्स आएंगे। सो लास्ट टॉपिक ऐसे हमारा कोऑर्डिनेशन है इस चैप्टर का। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन आपने बहुत बार सुना होगा। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब आप ऐसे समझते होंगे कि हाँ, तालमेल बना के चलना है ना, एक दूसरे का साथ देना, सपोर्ट करना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही चीजें हैं। So coordination क्या है? Coordination is a force which synchronizes all the functions of management and activities of different departments. Synchronizes का मतलब एक करना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितने भी functions है मैनेजमेंट को, उसको साथ लेके चल रहा है ना, एक कर रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करे। Lack of coordination results in overlapping, duplication, delay and chaos. It is concerned with all three levels of management, as if all the levels of management are looked together they become a group, and in the case of every group they are also require coordination among themselves. So जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी को एक करना, यहाँ पे इकट्ठा सभी काम करे है ना, एक वे में काम करे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसे बोला जा रहा है कि ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, है ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, उसी तरह से कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट इसे इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। इसेंस आखिर क्या होता है? इसेंस का मतलब इंटीग्रल पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मैनेजमेंट का, भले ही फंक्शन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे नॉर्मल सेंस में इसेंस का मतलब खुशबू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसेंस का मतलब वो नहीं है, इसेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल, इट इज लाइक थ्रेड ऑफ गार्लैंड, फ्लावर ऑफ विच it is a thread of garland of flowers of which are different managerial function. अब यहाँ पे क्या है कि थ्रेड ऑफ गार्लैंड जैसा है। तो गार्लैंड यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे फूलों की माला होती है तो उसमें फूल दिखता है, लेकिन उसमें जो थ्रेड है वो दिखता नहीं, अधिकतर नहीं दिखता है, लेकिन थ्रेड का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना फूलों का, है ना। वाई? क्योंकि वो थ्रेड ही है जो उसे माला का रूप दे रहा है ना, उसे माला का रूप वो थ्रेड ही दे रहा है, अदरवाइज वो फूल बिखर जाता। ठीक है, सो उसे इकट्ठा करने का, ये अब जो फूल है इसको आप समझ लो कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, और जो उसके बीच में जो थ्रेड लगा हुआ है उसको समझ लो कोऑर्डिनेशन है। इस तरह से ये इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। इसके और भी रीजंस है इसेंस कहलाने के। सो ये दो रीजंस हम लोग अभी देख लेते हैं। सो पहला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जितने भी फंक्शंस हैं उसके लिए, फंक्शंस को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। सो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहला हो गया प्लानिंग। सो प्लानिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा प्लानिंग में। द पर्पस एंड रिसोर्सेज एट हैंड, कि हमारे पास क्या क्या हमारा पर्पस है और रिसोर्सेज उसको एक करने के लिए। द मास्टर प्लान एंड द प्लान ऑफ वेरियस डिवीजन एंड डिपार्टमेंट, सभी को जितने भी प्लानिंग है वो एक से मेल खाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमारा अचीव ही नहीं हो पाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन फॉर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन किस लिए जरूरत होगा, जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में और एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म किया जाएगा उसके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए। टू एस्टैब्लिश ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप, ये तीन चीज हो जाते हैं। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने समझ लिया,
अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, है ना, जवाबदेही, कौन किसको जवाब दे, ठीक है। सो ये इस सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। स्टाफिंग रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, सो जो पर्सन जिस चीज के लिए कैपेबल है उसे वही काम असाइन करना, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर कंपनसेटिंग द वर्कर्स टू देयर एफिशिएंसी, कि वो और एफिशिएंट हो सके, इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। फिर डायरेक्टिंग में क्या हो गया कि इट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन फॉर इशूइंग कमांड, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन जूनियर एंड पर्सन्स एट मैनेजरियल लेवल, इसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है डायरेक्टिंग में। कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन फॉर, सो कंट्रोलिंग किस लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है, सो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड एंड स्टैंडर्ड दैट हैव एक्चुअली बीन अचीव्ड, सो क्या हमने अचीव कर लिया और क्या हमें अचीव करना है ये। मेकिंग करेक्शन ऑफ एनी डेविएशन दैट हैज टेकन प्लेस एंड फॉर प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दूसरा इसका रीजन है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहने का, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। फिर है कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे थ्रेड ऑफ गार्लैंड आपने देखा एग्जांपल, उसी तरह से इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हो। Thus, coordination is not simple function of management, but it is essence of management. So ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जैसे दे दिया जाता है कोऑर्डिनेशन इन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कमेंट, हाईलाइट, इस तरह से आपको दे देगा, और वो अधिकतर वो 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको ये रीजंस आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक्स पे। सो अब यहाँ पे आप देखो नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो सबसे पहला नेचर है कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट को जोड़ने का काम, इकट्ठा करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है, यानी टीम वर्क में लोग काम करेंगे किस वजह से, कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो ही। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि एक होके वो काम करे उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जैसे सपोज अगर हम लोग एक फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल टीम का, सो अगर उसमें हर एक प्लेयर खुद ये सोचने लगे कि मैं ही गोल करूंगा, सो फिर वो टीम कभी जीत नहीं पाएगी, ठीक है। सो यूनिटी ऑफ एक्शन, उन सभी का एक एक जो स्टेप है वो अपने टीम को जिताने के लिए होना चाहिए, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेशन हो गया कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, की कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सभी का एक्शन एक होके एक तरफ काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा कभी, ये हर एक लेवल पे होगा और ये लगातार कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कभी नहीं रुकता है, मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता है, सो कोऑर्डिनेशन भी कभी नहीं रुकता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, ऑल परवेसिव का मतलब तो आप जानते हो, यूनिवर्सल। सो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, जो हर जगह होगा, हर एक लेवल पे होगा, हर एक डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सो कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट all three top, middle and lower level of management. Thus, it is responsibility of all manager that they make effort to establish coordination. ठीक है। Next, coordination is a deliberate function. Now, what it means deliberate? Deliberate का मतलब क्या हो गया कि अपन यहाँ पे जानबूझ के, deliberate का मतलब क्या हो जाता है, intentionally, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है जिसे deliberately, वो जानबूझ के इसे लगाया गया, रेदर ये फंक्शन नहीं है, एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन यहाँ पे इसे डेलिबरेट फंक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम हमारा हो ही नहीं पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रेदर इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर, ये खुद से एस्टैब्लिश नहीं होता है। सो मैनेजर अपने एफर्ट से इंटेंशनली कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करता है। सो कोऑपरेशन इज वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू हेल्प वन अदर, effective coordination cannot be achieved without cooperation of group of members. So effective coordination बिना members, जो भी group के members हैं उनके cooperation के बिना नहीं हो पाएगा।
ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली यहाँ पे लगाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए। नेक्स्ट है, और यहाँ लास्ट टॉपिक हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन का जरूरत कब पड़ेगा? सबसे पहला, ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है कोऑर्डिनेशन का जरूरत और पड़ने लगेगा। जैसे मान लो कि पहले एक ही ब्रांच था, एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांच हो गया, जैसे मान लेते हैं 5 ब्रांच हो गया। सो 5 ब्रांच, पहले एक ब्रांच में ही क्या करना पड़ रहा था? कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा था। अब जैसे ही ग्रोथ हुआ, सो एम्प्लॉयज को और ज्यादा यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग ब्रांचेस को, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल क्या कर पाएगी? अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। Employees with different values, experiences and objective become a part of organization to satisfy their needs. So यहाँ ग्रोथ इन साइज का मतलब ब्रांचेस भी बढ़ना और लोगों का भी बढ़ना। सो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना कोऑर्डिनेशन का फिर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया आपका, फिर एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। सो हर एक डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ फिर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। जैसे आप समझो कि मान लेते हैं कि गोल सेट किया गया 30% सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो ये गोल अब जनरली डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है मार्केटिंग टीम से, इसे सेल करवाना है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी उसमें इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं एचआर भी इन्वॉल्व होगा और कहीं ना कहीं फाइनेंस भी इन्वॉल्व होगा। कैसे? सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल करना है ना 30%, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि प्रोडक्शन करना है 30% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना है प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा क्या कि इसके लिए मुझे ज्यादा वर्कर्स चाहिए और पैसे भी ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो ये गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास और एचआर के पास कि मुझे इतने लोग चाहिए, और फाइनेंस के पास गया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो फिर काम ये पूरा नहीं हो पाता। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी पर्सन जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे वही काम को सौंपना, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे जरूरत पड़ जाएगा कि जो भी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे वही काम को सौंपना, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस था कोऑर्डिनेशन का। सो इस तरह से आपके टॉपिक्स खत्म हो गए और पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। सो अब हमारा जो वीडियोस जो चल रहा है, सो पहले तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, है ना, चैनल स्टार्ट किया था, तो सिर्फ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज ही था। लेकिन अब हमारे पास इकोनॉमिक्स भी एड ऑन हो चुका है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के भी क्लास 12th और 11th से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जैसे 12th में अगर आप हो तो 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उन सभी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एंड जैसे वीडियो होता है तो उस टाइम में भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट, सो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाके आप देख सकते हो। ओके, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे सर AK7, ठीक है। सो आप अब अपना तैयारी अच्छे से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।